नमस्कार। शुद्ध राजनीतिक युद्ध को समझने और समझाने वाले शो सत्ता के साथ मैं राहुल सिन्हा फिर आपके सामने हाजिर हूं। सत्ता कैसे हासिल की जाए, इसकी ना तो किसी स्कूल में पढ़ाई होती है और ना ही इसका कोई पाठ्यक्रम होता है। लेकिन अगर स्कूल और पढ़ाई में मजहब जुड़ जाए तो फिर नेताओं के लिए सत्ता का रास्ता आसान हो जाता है। देश में मजहबी शिक्षा देने के लिए खोले गए मदरसे इसीलिए हमेशा से सत्ता की चाबी माने जाते हैं। और अब जो हमारे पीछे आप ये बिग वॉल पर तस्वीर देख रहे हैं, आज हम इसी को आपको सही तरीके से समझाना चाहते हैं। क्या सत्ता के हिसाब से कुछ राजनीतिक पार्टियां इन मदरसों के दरवाजे बंद कर देती हैं और जहां उनको लगता है कि यहां फायदा होगा वहां इनके दरवाजे खोल दिए जाते हैं। तो इन बंद दरवाजों या इन खुले हुए दरवाजों के साथ में कैसे सत्ता के समीकरण बनते और बिगड़ते हैं, ये हम आपको बताएंगे। क्योंकि किसी पार्टी ने अपने सियासी समीकरण के हिसाब से इन मदरसों को बंद किया है और किसी पार्टी ने मदरसों के दरवाजे को खोला है। इस सियासत से नेताओं को तो सत्ता मिली, लेकिन मदरसे में पढ़ने वाले लाखों छात्रों को क्या मिला, इसके लिए आज हम आपको इन मदरसों में लेकर चलेंगे। और अब सत्ता शो की शुरुआत करें उससे पहले हमारा आज का सवाल ध्यान से सुनिए। सवाल है, क्या मदरसे राजनीतिक पार्टियों के लिए सत्ता की चाबी होते हैं? सवाल एक बार फिर से जान लीजिए, क्या मदरसे राजनीतिक पार्टियों के लिए सत्ता की चाबी होते हैं? आपको सवाल का जवाब TV9 भारतवर्ष के ट्विटर हैंडल @TV9 भारतवर्ष पर जाकर देना है। आप अपनी राय भी दे सकते हैं। आपकी राय और पोल का नतीजा शो के अंत में दिखाया जाएगा। आप सवाल का जवाब हाँ, नहीं और कह नहीं सकते में दे सकते हैं। तो सबसे पहले बात बंगाल की सियासत की, जहां मदरसे के बहाने मुस्लिम वोट को साधने का खेल हो रहा है। ममता बनर्जी ने टीएमसी का घोषणा पत्र जारी करते हुए मदरसों को आर्थिक मदद देने का ऐलान किया। वैसे ममता बनर्जी पर मुस्लिम तुष्टीकरण का आरोप लगता रहा है। ऐसे में सवाल है कि मदरसों पर ममता की मेहरबानी के सियासी मायने क्या है? আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করি, আল্লাহ দোয়া দাও, শুভ কামনা দাও, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ मोहम्मद रसूलुल्लाह। जुबान पर इस्लाम, कलमा पढ़ती मुख्यमंत्री ममता बनर्जी। बंगाल की राजनीति की यह तस्वीर काफी कुछ कहती है। আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করি, আল্লাহ দোয়া দাও, শুভ কামনা দাও, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ মোহাম্মদ রसूलुल्लाह। बंगाल में मजहब, मुसलमान और मदरसों की अहमियत को मुख्यमंत्री ममता बनर्जी बखूबी जानती है। यही वजह है कि जब वक्त बंगाल की जनता के लिए चुनावी पिटारा खोलने का आया तो सीएम मुसलमानों पर मेहरबानी दिखाने में बिल्कुल भी पीछे नहीं रही। সংখ্যালঘুদের জন্য অলরেডি আপনারা জানেন 250 আনএডেড মাদ্রাসা অ্যাফিলিয়েটেড করবার ব্যবস্থা করা হয়েছে। बंगाल में मुस्लिम आबादी वाले इलाकों में ममता बनर्जी की अच्छी पैठ है। ममता मुसलमानों का मन पढ़ चुकी हैं। ममता बनर्जी को पता है कि बंगाल में सत्ता तक पहुंचने में मुस्लिम अहम किरदार है। मुसलमानों पर यही ममता टीएमसी को तुष्टीकरण के कटघरे में लाती है। पीएम मोदी ने भी ममता पर तंज कसते हुए घुसपैठियों को शह देने का आरोप लगाया। बंगाल में घुसपैठ को हवा देने के पीछे भी वजह एक ही है, तुष्टीकरण, वोट बैंक की सियासत। देश को वंदे मातरम का पाठ पढ़ाने वाली इस पवित्र धरती पर दीदी के इस व्यवहार की उम्मीद किसी को नहीं थी। वैसे यहाँ आपको पश्चिम बंगाल में मदरसों के समीकरण को भी समझना होगा। पश्चिम बंगाल में फिलहाल 614 मान्यता प्राप्त मदरसे हैं। 66 मदरसों से फाजिल तक की डिग्री दी जाती है। 210 मदरसों में आलिम तक की डिग्री दी जाती है। 183 मदरसों में वोकेशनल कोर्स कराए जाते हैं। 57 मदरसों में सिर्फ लड़कियों को तालीम दी जाती है। ऐसा नहीं कि बंगाल में सिर्फ टीएमसी मजहब की राजनीति करती है। जिस पार्टी को जब मौका मिला अपने हिसाब से राजनीति की, सियासी नफा नुकसान को देखा, राजनीतिक समीकरण सेट किए, फिर वापस अपने एजेंडे पर आ गए। আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করি, আল্লাহ দোয়া দাও, শুভ কামনা দাও, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ মোহাম্মদ রसूलुल्लाह। तो पश्चिम बंगाल में मदरसों को लेकर विवाद की एक और बड़ी वजह है। वो वजह है मदरसों का आतंकी कनेक्शन। 2 जुलाई 2019 को लोकसभा में गृह मंत्रालय ने एक खुफिया रिपोर्ट के हवाले से बताया था कि बांग्लादेश के आतंकवादी संगठन पश्चिम बंगाल के मदरसों का इस्तेमाल कर रहे हैं।
बर्दवान और मुर्शिदाबाद में मदरसों के जरिए बच्चों को आतंकी बनाया जा रहा है। गृह मंत्रालय ने रिपोर्ट में कहा था कि बांग्लादेश का आतंकी संगठन जमातुल मुजाहिदीन बच्चों को आतंकी बना रहा है। इससे पहले 2014 में एक रिपोर्ट में खुलासा हुआ था कि पश्चिम बंगाल के अवैध मदरसों में 58 आतंकी मॉड्यूल ऑपरेट कर रहे हैं। तो मदरसे में मुस्लिम बच्चे तालीम हासिल करते हैं। पश्चिम बंगाल में देश की तीसरी सबसे ज्यादा मुस्लिम आबादी रहती है, यानी करीब 2,70,00,000, जो कुल जनसंख्या के 27% के आसपास है। इसलिए पश्चिम बंगाल में मुस्लिम वोट बैंक के लिए तृणमूल, लेफ्ट और कांग्रेस में मारामारी रहती है। सभी पार्टियां मुस्लिमों को लुभाने की कोशिश करती हैं। बंगाल की मुस्लिम आबादी और सत्ता का क्या है समीकरण, ये इस रिपोर्ट के जरिए समझते हैं। तमाम विरोध के बावजूद मदरसों पर इतनी ममता क्यों? इस सवाल का जवाब उन आंकड़ों में है जो पश्चिम बंगाल में सत्ता का समीकरण बनाते और बिगाड़ते हैं। 2011 की जनगणना के मुताबिक पश्चिम बंगाल की आबादी में 27% मुसलमान हैं। राज्य की 57 विधानसभा सीटें ऐसी हैं जहां करीब 40% मुस्लिम वोट हैं। विधानसभा की 92 सीटों पर मुस्लिम आबादी 20 से 40% के बीच है। यानी पश्चिम बंगाल की 149 विधानसभा सीटों पर हार जीत में मुस्लिम फैक्टर अहम है। जिलेवार बात करें तो मुर्शिदाबाद में करीब 67% मुस्लिम आबादी है, मालदा में 51% मुस्लिम आबादी है, उत्तर दिनाजपुर में करीब 50% मुस्लिम आबादी है, बीरभूम में 37% मुस्लिम आबादी रहती है। पश्चिम बंगाल की राजधानी में इसी एम फैक्टर को अपने पाले में लाने के लिए ममता और लेफ्ट कांग्रेस गठबंधन में जोड़ तोड़ हो रही है। फुरफुरा शरीफ के पीरजादा अब्बास सिद्दीकी लेफ्ट कांग्रेस के साथ हैं। ऐसे में सत्ता समीकरण को दुरुस्त करने के लिए चुनावी मौसम में ममता मदरसे और मुसलमानों पर मेहरबान है। लेकिन इस सियासत से जुड़ा अब एक और सच भी सुन लीजिए। वोट के लिए मदरसों के समर्थन और विरोध की राजनीति भले ही खूब होती हो, लेकिन हकीकत यह है कि सभी सरकारें मदरसों को फंड देती हैं। केंद्र सरकार SPQEM के तहत 2009 में ये योजना शुरू हुई थी। 2009 और 2014 तक, यानी इन 5 सालों में 651 करोड़ रुपए केंद्र सरकार की तरफ से दिया गया। उसके बाद ये कांग्रेस की सरकार की बात है। 2014 में जब बीजेपी की सरकार आई तो 2014 से 2020 तक इस योजना के तहत 727 करोड़ रुपए मदरसों के लिए दिए गए। पश्चिम बंगाल सरकार अल्पसंख्यकों पर जो खर्च करती है उसका आंकड़ा अगर आप देखें तो 2011 में 472 करोड़ रुपए खर्च किए गए और 2020-21 का जो आंकड़ा निकल कर आता है वो 4000 करोड़ रुपए का खर्च का आता है। यानी आप चाहे राज्य सरकारों को देखिए चाहे केंद्र सरकार को देखिए, हर कोई फंड देता है। अब जरा ये समझने की कोशिश करते हैं कि जिस मदरसे के बहाने वोट हासिल करने की कोशिश होती है वहां मुस्लिम बच्चों की पढ़ाई का सिस्टम क्या है। 5वीं तक जब बच्चे यहाँ पढ़ाई करते हैं तो जैसे पहले नॉर्मल स्कूल्स में माना जाता है तो वहां पर प्राइमरी सेक्शन उसको कहते हैं, लेकिन मदरसा बोर्ड में इसे तहतानिया कहते हैं। यानी 5वीं तक जब बच्चे पढ़ते हैं तो उसको तहतानिया तक की पढ़ाई कहा जाता है। इसके बाद 8वीं तक की पढ़ाई को फुकानिया कहा जाता है। 10वीं तक जो पढ़ के निकलते हैं उनको मौलवी की डिग्री मिलती है और उसके साथ फारसी में अगर वो करते हैं तो मुंशी की, अरबी में पढ़ेंगे तो मौलवी और फारसी में मुंशी। 12वीं कक्षा में आलिम, अरबी और फारसी दोनों पढ़ने वाले को आलिम की डिग्री मिलती है। लेकिन इंटरमीडिएट के बाद ग्रेजुएशन में दाखिले के लिए इंजीनियरिंग की परीक्षा ये लोग दे सकते हैं। 12वीं तक तो ये फायदा है, लेकिन उसके बाद की स्थिति समझिए। कामिल यानी ग्रेजुएशन, फाजिल मतलब पोस्ट ग्रेजुएशन, लेकिन इन दोनों डिग्रियों की कोई मान्यता नहीं है और यही सबसे बड़ा और गंभीर सवाल है। मदरसे से मिले कामिल और फाजिल की डिग्री की कोई मान्यता नहीं है, लेकिन हर साल लगभग 60,000 छात्र कामिल और फाजिल का इम्तिहान पास करते हैं। कामिल और फाजिल की डिग्री की मान्यता नहीं होने से छात्रों के सामने रोजगार का संकट होता है। कुछ ही छात्रों को मदरसों में पढ़ाने का मौका मिलता है, बाकी आप समझ सकते हैं क्या स्थिति होगी। लेकिन सियासत के चश्मे से मदरसों को देखने का अंदाज भले ही अलग है, लेकिन मुसलमानों को लेकर कुछ आंकड़ों पर आपको गौर जरूर करना चाहिए। क्या आप जानते हैं कि 4% मुस्लिम छात्र सिर्फ मदरसे जाते हैं? 7 से 9 साल के 2.3% छात्र ही मदरसों में पढ़ते हैं। साल 2016 में अब जरा ये देखिए कि इन मदरसों से पढ़ने वाले बच्चों के बाद में जो मुस्लिम बच्चे होते हैं उनकी जो कंपटीशन प्रतियोगिता में जो स्थिति होती है वो क्या होती है। साल 2016 में
यूपीएससी में सिर्फ 2.7% ही मुस्लिम आईएएस की पढ़ाई यानी आईएएस को हासिल कर पाए। साल 2016 में यूपीएससी में सिर्फ 2.9% लोग ही आईपीएस तक पहुंच पाए। 2016, 17, 18 में बेरोजगारी की स्थिति ये भी देखिए कि ग्रामीण पुरुष 6.7% तक की इनकी स्थिति रही, जबकि शहरी पुरुष 7.5% बेरोजगारी के पैमाने पर थे। खर्च करने की क्षमता भी इनकी अब आप देखिए 32.66 प्रति दिन के हिसाब से इनका सिर्फ खर्च करने की क्षमता होती है। तो मुसलमानों को रिझाने के लिए तमाम पार्टियों ने तमाम तरह के सियासी हथकंडे अपनाए। किसी ने समर्थन किया, किसी ने विरोध किया, किसी ने मदरसों को कट्टरपंथ का केंद्र बताया, तो किसी ने मदरसों के आधुनिक करने का सपना दिखाकर अपनी सियासत चमकाई। एक ऐसी जगह जहां मासूमों को बेहतर भविष्य की तालीम दी जाती है, जीवन जीने का फलसफा बताया जाता है, अच्छी इल्म से इंसानियत का सलीका सिखाया जाता है। लेकिन राजनीति के चक्रव्यूह में फंसकर क्या शिक्षा का यह केंद्र महज धार्मिक वोट बैंक का सेंटर बनकर रह गया? ऐसे में सवाल है, क्या राजनीतिक पार्टियों के लिए मदरसे सिर्फ चुनावी मुद्दे हैं? मदरसों के नाम पर मजहब की राजनीति होती है। कुछ सियासतदान मदरसों पर ताला लगाकर अपनी सियासत के दरवाजे खोलते हैं, तो कुछ पार्टियां मदरसों को खोलकर अपनी सियासत चमकाती हैं। दोनों सूरत में इस्लामी तालीम के इस सेंटर पर सियासत होती है। एजुकेशन को एजुकेशन रहने दी, वो तालीम इंसान बनाती है। तालीम से शख्सियत संवरती है, समाज संवरता है। तो ये इंस्टीट्यूशन जो है वो समाज को बनाने का काम करते हैं। इन्हें भी कहीं मज़हब में और कौम में और मिल्लत में बांट दिया जाएगा तो इससे आने वाली नस्लों का नुकसान होगा। नहीं, मदरसा को लेकर या तो किसी चास्ट को लेकर, किसी धर्म की, किसी एजुकेशन को लेकर ये तो ठीक बात नहीं। ये भविष्य के लिए बहुत खतरनाक साबित होगी। उत्तर प्रदेश में सत्ता आते ही बीजेपी मदरसों को लेकर एक्शन में आई। सभी मदरसों को वेब पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य किया गया। रजिस्ट्रेशन के लिए मानक तय किए गए। आवेदन के बाद लंबे समय तक जांच पड़ताल की गई। 3000 मदरसों की मान्यता में फर्जीवाड़ा मिला। पहले 19,123 मदरसे पंजीकृत थे। वेब पोर्टल पर 16,277 मदरसे ही पंजीकृत हो सके। मदरसों में समाज के हर वर्ग के छात्रों को प्रवेश देने की योजना बनाई गई। मदरसे में NCERT का पाठ्यक्रम शामिल किया गया। यूपी ही नहीं, असम में भी बीजेपी सरकार ने मदरसों के कामकाज को लेकर सख्त रुख अख्तियार किया। करीब 610 मदरसों को स्कूल में तब्दील करने का सरकारी फरमान जारी किया गया। मदरसों के बहाने सियासत चमकाने में यूपी में समाजवादी पार्टी ने भी कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। अखिलेश सरकार के दौरान मान्यता प्राप्त मदरसों को आधुनिक करने के लिए 2012 से लेकर 2017 तक लगभग 5 साल में 1200 करोड़ रुपए मदरसों के लिए बजट में दिए गए। मदरसा बोर्ड की तरफ से यहाँ पर बच्चों के लिए टीचर्स दिए जाते हैं, किताबें फ्री हैं और पोषाहार आता है। सरकार से इसमें मदद लें, क्योंकि सरकार ने जो है कोई इस तरह की योजना अभी घोषित की है, तो हम चाह रहे हैं कि अब इस तरह की फाइल बना करके वहाँ भेजें। और मदरसा शिक्षा जो थी बेसिकली धर्मशास्त्र पर ज़्यादा आधारित थी। धीरे धीरे समय परिवर्तित हुआ, धीरे धीरे आवश्यकताएं परिवर्तित हुई, उनके साथ एजुकेशन भी व्यवहारिक दृष्टिकोण की तरफ आगे बढ़ा और उसका असर मदरसा शिक्षा पे भी पड़ा। मदरसों पर राजनीति होती है। मुस्लिमों की गरीबी, पिछड़ापन, अशिक्षा की दलीलें देकर आंसू भी बहाए जाते हैं। लेकिन जब बात मुस्लिमों को मुख्यधारा में लाने की होती है तो कोई आगे नहीं आता। मदरसों को आधुनिक बनाने की बात अरसे से हो रही है, लेकिन हालात आज भी जस के तस हैं। तो मदरसों पर सियासत के बीच बच्चों को पढ़ाने वाले टीचर्स की क्या मांग है, टीचर्स के क्या हालात हैं, इसको लेकर ऑल इंडिया मॉडर्न मदरसा टीचर्स एसोसिएशन के राष्ट्रीय संयोजक से हमने बात की। मदरसा आधुनिकीकरण योजना के अंतर्गत जो आधुनिक शिक्षक मदरसों में आधुनिक शिक्षा देने का काम कर रहे हैं, मैं राज्य सरकार से कहना चाहता हूं कि इन शिक्षकों का बड़े पैमाने पर शोषण होता है, जिसके लिए मैं मांग करना चाहता हूं कि राज्य सरकार जल्द से जल्द सेवा नियमावली बनाए। तो अब यह समझना जरूरी है कि सियासत के निशाने पर मदरसे क्यों हैं। अमेरिका के न्यूयॉर्क के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हमले के बाद यानी 9/11 अटैक के बाद मदरसों को लेकर दुनिया के नजरिए में बदलाव आया। मदरसों पर आरोप लगता है कि यहां कट्टरपंथ की तालीम दी जाती है, जिससे बच्चे दहशतगर्दी के रास्ते पर जाते हैं।
इसे भारत की मिसाल के जरिए समझने की कोशिश करते हैं। मदरसों का आतंकी कनेक्शन अक्टूबर 2020 में शोपिया के एक मदरसा शिक्षक पर पीएसए लगाया गया। मदरसे के कुछ छात्र आतंकवादी गतिविधियों में शामिल पाए गए। मदरसे में कुलगाम, शोपिया, अनंतनाग के छात्र पढ़ते थे। पुलवामा में सीआरपीएफ के काफिले पर जो हमला हुआ, उस हमला करने वाले सज्जाद भट्ट का भी इसी मदरसे से कनेक्शन था। अप्रैल 2018 में बुंदेलखंड के मदरसे से एनआईए ने जम्मू कश्मीर के 7 छात्रों को गिरफ्तार किया। तो मदरसों को लेकर आज तमाम सवाल किए जाते हैं, लेकिन अतीत में मदरसों ने शिक्षा व्यवस्था में अहम भूमिका निभाई है। आपको कुछ दिग्गजों के नाम बताते हैं जो मदरसे से पढ़कर निकले हैं, और उन नामों को सुनकर आपको भी थोड़ी सी हैरत होगी, लेकिन आप समझिए, राजा राममोहन रॉय, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, मुंशी प्रेमचंद और ऐसे ना जाने कितने ऐसे नाम हैं जो कि मदरसों से पढ़कर निकले हैं। लेकिन आज मदरसे और सत्ता, सियासत, तीनों जो समीकरण बनते हैं, उससे तस्वीर कुछ और दिखती है। अब सत्ता शो आज के सवाल का जवाब जानने की बारी है। हमारा आज का सवाल था, क्या मदरसे सत्ता दिलाने की चाबी होते हैं? इस सवाल के जवाब में 82% लोगों ने कहा हाँ, 14% बोल रहे हैं नहीं और 4% कह रहे हैं इसका पता नहीं। और आइए अब एक बार सत्ता हेडलाइंस भी देख लेते हैं। बीजेपी ने बंगाल के लिए जारी किए 148 उम्मीदवारों के नाम। मुकुल रॉय, राहुल सिन्हा और सांसद जगन्नाथ सरकार को भी चुनाव मैदान में उतारा। गायक असीम सरकार और फुटबॉलर कल्याण का भी नाम। चुनाव के बीच अभिनेता अरुण गोविल बीजेपी में शामिल। तवांदा सागर के सीरियल रामायण में निभाई थी भगवान श्री राम की भूमिका। बोले जय श्री राम का नारा हमारा जीवन। पुरुलिया में पीएम मोदी ने ममता बनर्जी पर किया धुआंधार हमला। कहा बंगाल में तैयार की गई माओवादियों की नस्ल। दीदी बोली खेला होवे, बीजेपी बोले विकास होवे। ममता का काउंटडाउन शुरू, 2 मई टीएमसी गई। ममता का पलटवार, बोली बागिन हूं, जनता के अलावा किसी के सामने नहीं झुकूंगी। सर, बीजेपी से डरने की जरूरत नहीं। ये चुनाव ना तो मोदी का है ना बीजेपी का, ये चुनाव बंगाल का है। करीमगंज में गरजे पीएम मोदी, कहा कांग्रेस ने असम को बर्बाद किया, बीजेपी ने किया कनेक्ट। कांग्रेस के बाद ना तो नीति ना नेता, कैसे दे पाएगी स्थिर सरकार। बीजेपी सरकार के गिनवाए काम। तमिलनाडु चुनाव प्रचार के लिए बीजेपी ने तैयार की स्टार प्रचारकों की लिस्ट। पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह समेत 30 नेता बीजेपी उम्मीदवारों के लिए करेंगे चुनावी रैलियां। तमिलनाडु में वंशवाद को लेकर सीएम पनीरसेल्वम ने डीएमके प्रमुख स्टालिन पर साधा निशाना। बोले डीएमके एक ऐसे कंपनी है जिसमें स्टालिन अपने बेटे के साथ है चेयरमैन, कनिमोजी और दयानिधि प्रशासक। केरल चुनाव में सबरीमाला मंदिर के मुद्दे पर विपक्ष के हमले का दिया सीएम पिनराई विजयन ने जवाब। बोले सुप्रीम कोर्ट के अंतिम फैसले के बाद सरकार सभी पक्षों से करेगी बात। विपक्ष के आरोप बेबुनियाद। एक्ट्रेस खुशबू सुंदर ने तमिलनाडु की थाउलैंडस्लाइड्स विधानसभा सीट से किया नामांकन। जीत का किया दावा। हाल ही में कांग्रेस से बीजेपी में हुई थी शामिल। आपकी सेहत आपकी बात। देखिए कैसे रहें फिट मेरे साथ। खान पान, स्ट्रेस, डिप्रेशन पर अब जरूरी है बात। मैं हूं डॉक्टर शिखा शर्मा। TV9 डिजिटल पर देखिए मेरे साथ। आप फिट तो सब हिट।